आज का सुविचार है, विद्या के अलावा और कोई ज्ञान नहीं है। और ये सही है कि विद्या के अलावा कोई ज्ञान प्राप्त नहीं कर सकता है। आज आपको मैं विज्ञान और प्रौद्योगिकी भाग 1 इस विषय से पाठ क्रमांक 6 से 10 तक के जो महत्वपूर्ण बहुपर्यायी प्रश्न हैं, इसके बारे में मैं जानकारी दूंगा। ये जो बहुपर्यायी प्रश्न जो होते हैं, ये हमारे जो प्रश्न पत्रिका जो हमारे 10वीं बोर्ड की जो प्रश्न पत्रिका होती है, उसमें प्रश्न क्रमांक 1 अ के रूप में हमें वहां पर देखने को मिलता है या पूछा जाता है। सबसे पहले बहुपर्यायी के बारे में हमें समझना जरूरी है। बहुपर्यायी को हम बहुविकल्पीय या ऑप्शनल भी कह सकते हैं। ठीक है, आपने टीवी पे एक कार्यक्रम देखा होगा, कौन बनेगा करोड़पति। इस कार्यक्रम में आप देखते होंगे कि अमिताभ बच्चन एक सवाल करते हैं और सवाल के साथ साथ में 4 विकल्प देते हैं। इन 4 विकल्पों में से एक विकल्प को हमें उस व्यक्ति को चुनना होता है जो हॉट सीट पे बैठा होता है, और उसका सही जवाब उन्हें देना होता है। पर उनके पास इस 4 विकल्प के लिए उनके पास में लाइफ लाइन भी रहती है, और हमारे पास ऐसी कोई लाइफ लाइन नहीं है। हमें अपने मेहनत, लगन और सूझबूझ के साथ हमें सटीक जवाब चुनना है। और इसमें जो बहुपर्यायी प्रश्न में जो 5 प्रश्न पूछे जाते हैं, इन 5 प्रश्नों से हम अच्छे अंक प्राप्त कर सकते हैं और हम अपना अच्छा रिजल्ट ला सकते हैं। तो विज्ञान और प्रौद्योगिकी भाग 1 में पाठ 6 से 10 तक के जो महत्वपूर्ण बहुपर्यायी प्रश्न हैं, उसके बारे में जानने से पहले मैं आपके सामने एक नमूना प्रश्न पत्र यहाँ पर दिखा रहा हूँ। यहाँ पर पहला प्रश्न देखिए आप, प्रश्न क्रमांक पहला अ, इसमें लिखा गया है कि दिए गए पर्यायों में से उचित पर्याय चुनो और उत्तर के स्वरूप में केवल पर्याय क्रमांक लिखो। तो इस प्रकार से आपको जो 10वीं बोर्ड के का एग्जाम जब आप देने जाएंगे, तो आपको पहला प्रश्न जो है अ के रूप में यहाँ पर बहुपर्यायी प्रश्न पूछे जाएंगे, जिसमें से एक सवाल हो ये इसमें से पूछे क्रमांक प्रश्नों को पूरा लिखते हैं, और जो खाली स्थान होता है वहां पर उस विकल्प को भी लिखते हैं, और इस तरह से वो अपने समय को गवाते हैं। तो ऐसा नहीं करना है। यहाँ पर जो बताया गया है कि पर्याय का क्रमांक लिखो, तो आपको सिर्फ उत्तर में पर्याय का जो है क्रमांक ही लिखना है। जैसे पर्याय में यहाँ पर पहला ऑप्शन ए, दूसरा ऑप्शन बी, तीसरा ऑप्शन सी और चौथा ऑप्शन डी, इस तरीके से दिया गया रहता है। तो आप उस पर्याय क्रमांक को लिखकर आप अपना उत्तर लिख सकते हैं। ठीक है, तो इसके बाद में हम देखेंगे कि कुछ जरूरी बातें हैं जिन्हें हमें याद रखना है। यहाँ पर प्रश्न क्रमांक 1 अ में एक-एक अंक वाले 5 बहुपर्यायी प्रश्न होंगे। ये बहुपर्यायी प्रश्न पाठ्यक्रम की विषय वस्तु पर आधारित होगी।
जो बहुपर्यायी प्रश्न पूछे जाएंगे वो आपके सिलेबस से संबंधित होगा, आपके विषय से संबंधित होगा। दूसरी बात यहाँ याद रखना है, इन प्रश्नों के उत्तर लिखते समय तुम्हें सही पर्याय के संगत वाले पर्याय का केवल क्रमांक लिखना होगा। यही बात मैंने आपको अभी बताया है कि आपको उत्तर के रूप में पर्याय का केवल क्रमांक ही लिखना है। उसके बाद में प्रथम प्रश्न में लिखे गए पर्याय क्रमांक का ही मूल्यांकन किया जाएगा। मतलब कभी-कभी बच्चे क्या करते हैं कि दो-दो पर्याय वहां पर लिख देते हैं, दो-दो पर्याय का क्रमांक वहां पर लिखा जाता है। तो ऐसे कंडीशन में आपको ध्यान में रखना है कि प्रथम बार जो आप जिस क्रमांक को लिखेंगे उसी पर ध्यान दिया जाएगा और उसी पर मूल्यांकन होगा, उसी पर ही अंक दिए जाएंगे। तो ये बातें जो है आपको ध्यान में रखना स्क्रीन है। शेयर नहीं और है। हेलो, स्क्रीन शेयर नहीं है। स्क्रीन शेयर नहीं है? नहीं। ओके ओके ओके, एक सेकेंड। सर आपने पोस्ट नहीं ये किया है सर मुझे। हेलो दिनेश सर। हेलो दिनेश सर। हेलो। 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 हाँ लोकेश सर। पोस्ट कीजिए ना, पोस्ट। मैं स्क्रीन सर शेयर नहीं कर। सर आप को होस्ट है, स्क्रीन शेयर करिए, देखिए होता है। अच्छा हाँ सर, अब हुआ। अभी हुआ ना? हाँ चलिए सर। ठीक है। हाँ हाँ सर अभी हुआ, आप अपना हाँ स्लाइड अभी स्टार्ट हुआ। करिए। हाँ जैसा कि मैं आपको यहाँ पर ये स्लाइड के रूप में मैं आपको बताने जा रहा था, तो आगे हम देखते हैं। तो बना काकरा बहुत ये चाहिए ऐसे ही बोलत रहे। होए कपड़ा तेरे भाई। ठीक है, ये आपने देखा, मैंने यहाँ पर ये एक नमूना प्रश्न पत्र रखा पत्रिका यहाँ पर आपके लिए रखा है 10वीं बोर्ड के हिसाब से। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि प्रश्न क्रमांक अ जो है उसमें लिखा गया है कि दिए गए पर्यायों में से उचित पर्याय चुनो और उत्तर के स्वरूप में केवल पर्याय क्रमांक लिखो। तो आपको पर्याय क्रमांक ही लिखना है और इसमें जो जरूरी जो बातें हैं वो भी आपको ध्यान में रखना है। वो जरूरी बातें क्या है हम देखते हैं। जैसा कि मैंने बताया कि प्रश्न क्रमांक 1 अ में एक एक अंक वाले 5 बहुपर्यायी प्रश्न होंगे। ये बहुपर्यायी प्रश्न पाठ्यक्रम की विषय वस्तु पर आधारित होंगे। इन प्रश्नों के उत्तर लिखते समय तुम्हें सही पर्याय के संगत वाले पर्याय का केवल क्रमांक लिखना होगा। प्रथम प्रयत्न में लिखे गए पर्याय क्रमांक का ही मूल्यांकन किया जाएगा, अतः ध्यानपूर्वक उत्तर के स्वरूप में पर्याय क्रमांक लिखना है। आप अगर दो पर्याय का क्रमांक लिखते हैं तो आपको पहली बार में जो पर्याय क्रमांक लिखेंगे उसी पर ही आपको मार्क्स या अंक दिए जाएंगे। ठीक है, उसके बाद में हम चलते हैं
हमारे पार्ट छठे पार्ट की ओर। तो यहाँ पर प्रकाश का अपवर्तन लिखा हुआ है, प्रकाश का परावर्तन है। इस प्रश्न में जो इस लेसन में जो महत्वपूर्ण प्रश्न है वो मैं आपको बताने जा रहा हूँ, ध्यान से सुनना है आप सभी को। प्रकाश की कोई किरण एक माध्यम से किसी अन्य माध्यम की ओर गमन करती है तो उसकी दिशा में होने वाले परिवर्तन की परिघटना को खाली स्थान कहते हैं, डैश कहते हैं। तो यहाँ पर 4 ऑप्शन दिया है। प्रकाश का वर्ण विक्षेपण ए ऑप्शन, बी ऑप्शन में दिया है प्रकाश का प्रकीर्णन, सी ऑप्शन दिया है प्रकाश का अपवर्तन और डी ऑप्शन में दिया है प्रकाश का परावर्तन। आपको पता ही है कि यहाँ पर जब भी एक माध्यम से दूसरे माध्यम से जब किसी कोई किरण एक माध्यम से किसी अन्य माध्यम की ओर गमन करती है तो उसकी दिशा में जो होने वाले परिवर्तन है उसकी परिघटना को प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। तो यहाँ पर हम देखेंगे तो यहाँ पर सी वाला जो ऑप्शन है वो सही है। तो आपको उत्तर के रूप में सिर्फ सी वाला ऑप्शन लिखना है, ठीक है। तो इस प्रकार से आपको जो भी आपको यहाँ पर विकल्प सही लगता है उस विकल्प का जो क्रमांक है, यहाँ पर सी लिखा हुआ है, सी वाला क्रमांक सही है, तो आपको उत्तर में सिर्फ सी लिखना है। पूरा प्रश्न लिखना नहीं है, इससे आप समय ज्यादा वेस्ट करेंगे। इस बात को ध्यान में रखकर आपको सिर्फ पर्याय का क्रमांक ही लिखना है, ठीक है। उसके बाद हम देखेंगे अगला जो प्रश्न है, हवा से कांच की ओर गमन करने वाली जो आपत्ति किरण विभाजक तल पर 90 अंश माप वाले कोण पर आपतित होती है वह खाली स्थान दिया गया है। तो ऑप्शन ए जो है वो मैं पढ़ रहा हूं, यहाँ पर अभिलंब की ओर झुक जाती है। ऑप्शन बी में लिखा है अभिलंब से दूर हट जाती है। ऑप्शन सी में बिना झुके उसमें से गुजरती है और ऑप्शन डी में लिखा है टेढ़े मेढ़े मार्ग पर चलती है। तो यहाँ पर ऑप्शन सी सही होगा। यहाँ पर ऑप्शन सी जो है बिना झुके उसमें से गुजरती है, सीधे चली जाती है, ठीक है, उसमें किसी प्रकार का झुकाव नहीं होता है। यहाँ पर अगला प्रश्न है, किसी संघन माध्यम से विरल माध्यम की ओर चलने वाली कोई आपत्ति किरण दोनों माध्यमों की सीमा पर लंब हो तो आपतन कोण की माप कितने अंश की होगी। तो यहाँ पर ए वाला ऑप्शन सही होगा और ए वाले ऑप्शन को हमें लिखना होगा। प्रकाश के एक पार, अगला जो प्रश्न है मैं पढ़ने जा रहा हूँ चौथा वाला, प्रकाश के एक पारदर्शक माध्यम से दूसरे पारदर्शक माध्यम में तिरछे मार्ग से जाते समय उसके संचरण की दिशा बदलने का कारण क्या होता है। तो यहाँ पर भी 4 ऑप्शन दिया है, प्रकाश के रंग में परिवर्तन, प्रकाश की आवृत्ति यानी कि बारंबारता में परिवर्तन, प्रकाश की चाल में परिवर्तन और डी वाला ऑप्शन है प्रकाश की तीव्रता में परिवर्तन। यहाँ पर प्रकाश सी वाला जो ऑप्शन है वो सही होगा, प्रकाश की चाल में परिवर्तन, ठीक है। निरपेक्ष पांचवा जो यहाँ पर प्रश्न है बहुपर्यायी प्रश्न, निरपेक्ष अपवर्तनांक, उसमें से ए ऑप्शन दिया है डायोप्टर में दर्शाया जाता है, बी दिया है, हम ये पांचवा पढ़ रहे हैं, फिर उसके बाद बी ऑप्शन में दिया है मीटर पर सेकंड में दर्शाया जाता है, सी वाला ऑप्शन को केवल दिन में ही ज्ञात करते हैं और डी वाला ऑप्शन है, डी वाला ऑप्शन की कोई इकाई नहीं होती है। तो यहाँ पर जो इसका निरपेक्ष अपवर्तनांक जो होता है इसकी कोई इकाई नहीं होती है, यानी कि डी वाला ऑप्शन सही होगा। अगला प्रश्न है 1.25 निरपेक्ष अपवर्तनांक वाले किसी पारदर्शक माध्यम से प्रकाश की चाल खाली स्थान मीटर पर सेकंड होगी। तो यहाँ पर ए ऑप्शन में 24 गुणिला 10 का घात 8
यहाँ पर बी वाले ऑप्शन में 2.4 गुना 10 का घात 8 और यहाँ पे सी वाला ऑप्शन है 1.75 इंटू 10⁻⁸ और डी वाला ऑप्शन है 1.5 इंटू 10⁻⁸। तो यहाँ पर बी वाला ऑप्शन जो है हमारा सही होगा और आपको बी वाले ऑप्शन को ही क्या करना है, आपको क्लिक करना है। उसके बाद 7वां प्रश्न है, 7वां वाला प्रश्न हम पढ़ेंगे। जब प्रकाश की श्वेत किरण का प्रिज्म द्वारा अपवर्तन होता है तो खाली स्थान रंग वाली किरण का विचलन सबसे अधिक होता है। तो जब यहाँ पर देखते हैं तो सबसे ज्यादा कौन से रंग का विचलन होता है, बैगनी, लाल, पीले या हरे। यहाँ पर 4 ऑप्शन दिया गया है ए बी सी डी के रूप में। तो यहाँ पर हमारा जो सही उत्तर है वो बैगनी है, तो हम बैगनी को क्या करेंगे, बैगनी का जो यहाँ पर क्रमांक है ए, वो हम लिखेंगे। 8वां प्रश्न है, जब प्रकाश की श्वेत किरण का प्रिज्म द्वारा अपवर्तन होता है तो यहाँ पर देखना है, पहले में प्रिज्म द्वारा अपवर्तन होता है तो विचलन सबसे अधिक हो रहा था, लेकिन 8वें वाले प्रश्न में देख रहे हैं कि खाली स्थान रंग वाली किरण का विचलन कम होता है। तो जहाँ कम होता है वहां पर लाल यानी कि बी वाला ऑप्शन यहाँ पर आएगा। तो आपको बी, क्रमांक बी लिखना है। यहाँ पर आपको ध्यान में रखना है विचलन किरण का जो विचलन सबसे अधिक होता है तो बैगनी होता है, और किरण का विचलन जो है सबसे अधिक कम होता है तो लाल होता है। ठीक है। उसके बाद में 9वां प्रश्न है, यदि प्रकाश की कोई किरण कांच के एक टुकड़े के पृष्ठभाग के साथ 50 अंश माप वाला कोण बनाती हो तो आपतन कोण की माप कितनी होगी। तो यहाँ पे 4 ऑप्शन है। ए ऑप्शन में 50 अंश, बी ऑप्शन में 40 अंश और सी ऑप्शन में 140 अंश और डी ऑप्शन में 10 अंश। तो यहाँ पे बी वाला ऑप्शन सही होगा, तो हम बी वाला पर्याय का क्रमांक लिखेंगे। उसके बाद में 10वां, अपवर्तन की प्रक्रिया में हवा से कांच में जाने वाली प्रकाश की किरण क्या होती है। ए ऑप्शन में दिया है अभिलंब की ओर झुक जाती है, बी अभिलंब से दूर चली जाती है, सी अभिलंब पर लंब होती है, डी वाला ऑप्शन है अभिलंब से समांतर होती है। तो यहाँ पर जो सही उत्तर है वो ऑप्शन ए है, अभिलंब की ओर झुक जाती है। तो इस प्रकार से यहाँ पर छठे लेसन का जो बहुपर्यायी प्रश्न है मैंने आपको बताया है। अभी हम अगले लेसन की ओर चलते हैं। 7वां लेसन है लेंस और उनके उपयोग। 7वें लेसन में जो महत्वपूर्ण बहुपर्यायी प्रश्न है वो यहाँ पर आपको मैं पढ़ने जा रहा हूँ, आपको ध्यान देना है। पानी के अंदर स्थित हवा का कोई बुलबुला सदैव खाली स्थान की भांति कार्य या व्यवहार करता है। हम यहाँ पर पहला वाला प्रश्न पढ़ रहे हैं। तो यहाँ पर ऑप्शन ए में समतल दर्पण है, बी में दिया है अवतल लेंस, सी में दिया है उत्तल लेंस और डी में दिया है अवतल दर्पण। तो यहाँ पर सही ऑप्शन है अवतल लेंस। तो आप अवतल लेंस यानी कि बी वाले क्रमांक को लिखेंगे। उसके बाद में अगला प्रश्न है 7वें लेसन का दूसरा, निम्नलिखित में से रिक्त स्थान को लेंस का सूत्र कहते हैं। तो यहाँ पर लेंस का सूत्र लिखा हुआ है ए ऑप्शन में 1/v। वी म्हणजे ये वी का मतलब होता है प्रतिबिंब की दूरी और प्लस 1/u। u का मतलब होता है वस्तु की दूरी। ठीक है। और f यानी कि नाभ्यंतर। और यहाँ पर हम देखेंगे बी वाले ऑप्शन में सी वाले ऑप्शन में आपको यहाँ पर आर दिखाई दे रहा है जो कि वक्रता त्रिज्या दर्शाती है। तो इस प्रकार से यहाँ पर 4 ऑप्शन दिए हैं। तो यहाँ पे सही ऑप्शन होगा बी वाला 1/v माइनस 1/u बराबर 1/f। तो ये जो है वो लेंस का सूत्र है, यहाँ पर आपको ध्यान में रखना है।
उसके बाद तीसरा प्रश्न है, अवतल लेंस की सहायता से निर्मित प्रतिबिंब कैसा होता है? तो वहां पर ऑप्शन ए में दिया है काल्पनिक और सीधा, फिर उसके बाद बी ऑप्शन में दिया है वास्तविक और सीधा, सी ऑप्शन में दिया है काल्पनिक और उल्टा, डी ऑप्शन में दिया है वास्तविक और उल्टा। तो यहाँ पे पहला जो ऑप्शन है ए, ये सही है। हम यहाँ पर क्लिक करेंगे, हम ये पर्याय को लिखेंगे, पहले पर्याय को, ए वाले ऑप्शन को। उसके बाद चौथा प्रश्न, उत्तल लेंस की सहायता से वस्तु का काल्पनिक प्रतिबिंब प्राप्त करने के लिए उसे लेंस से अनंत दूरी पर रखना चाहिए। ए ऑप्शन। बी ऑप्शन में दिया है लेंस से 2f की दूरी पर रखना चाहिए। सी वाला ऑप्शन है लेंस से f दूरी पर रखना चाहिए। डी वाला ऑप्शन है लेंस और उसकी मुख्य नाभि F1 के मध्य रखनी चाहिए। तो यहाँ पर सही ऑप्शन जो है वो डी वाला है। यहाँ पे हम डी पर क्लिक करके हम इसका सही पर्याय चुन सकते हैं। फिर उसके बाद में पांचवा जो प्रश्न है, यदि कोई वस्तु उत्तल लेंस के 2f1 पर रखी हो तो उसका प्रतिबिंब खाली स्थान बनेगा। तो क्या बनेगा? यहाँ पर 2f पर बनेगा, यानी कि बी वाला जो ऑप्शन है वो सही है। तो इस प्रकार से आप जो ये महत्वपूर्ण प्रश्न है इसके सही पर्याय को चुनकर आप अच्छे अंक प्राप्त कर सकते हैं। उसके बाद 7वें लेसन से छठा जो प्रश्न है, उत्तल लेंस द्वारा वस्तु के ही बराबर वास्तविक प्रतिबिंब प्राप्त करने के लिए वस्तु को क्या करना होता है? यहाँ पर क्या करना चाहिए? तो ये ए ऑप्शन में लेंस से अनंत दूरी पर रखना चाहिए, नाभि से परे F1 तथा 2f1 के मध्य रखनी चाहिए। डी ऑप्शन है 2f1 पर रखनी चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पर जो सही ऑप्शन है छठे प्रश्न का वो है डी वाला। तो हम क्या करेंगे, डी वाले प्रश्न पर जो उसका पर्याय क्रमांक है उस पर हम उस पर्याय क्रमांक को हम लिखेंगे। उसके बाद 7वां प्रश्न है, उत्तल लेंस के प्रकाश केंद्र जिसको O से दर्शाते हैं तथा उसकी मुख्य नाभि F1 के मध्य रखी गई वस्तु का रिक्त स्थान प्रतिबिंब प्राप्त होता है। तो यहाँ पर जो सही ऑप्शन है वो है अभिवर्धित तथा सीधा, यानी कि ए ऑप्शन। तो इस पर्याय को हम लिखेंगे। उसके बाद अवतल लेंस के सामने 8वां प्रश्न, अवतल लेंस के सामने वस्तु को कहीं भी रखने पर प्रतिबिंब सदैव कहाँ पर होता है? F1 तथा O के मध्य होता है, मतलब डी वाला ऑप्शन आएगा। तो इस प्रकार से हम ये जो महत्वपूर्ण जो प्रश्न है, बहुपर्यायी प्रश्न 7वें लेसन का, उसके बारे में हम लिख सकते हैं। उसके बाद में 8वां प्रश्न, धातु विज्ञान। यहाँ पे हम देखेंगे पहले प्रश्न के बारे में, निम्नलिखित में से रिक्त स्थान या खाली स्थान किसी धातु तत्व का संकेत है। अभी हमने आधुनिक आवर्त सारणी में हमने देखा है कि आधुनिक आवर्त सारणी में धातु, अधातु और जो धातु सदृश्य है और साथ साथ निष्क्रिय गैस का रखरखाव हेनरी मोजले इस वैज्ञानिक ने किया था। तो यहाँ पर मैग्नीशियम जो है ये यहाँ पर मैग्नीशियम जो है वो इसका सही ऑप्शन है। यहाँ पर हम ऑप्शन ए पर हम क्या करेंगे, उसको चुनकर उसको सही पर्याय क्रमांक देंगे। उसके बाद दूसरा प्रश्न है, निम्नलिखित में से खाली स्थान किसी अधातु का संकेत है। तो यहाँ पे अधातु के रूप में जो है वो ब्रोमीन है, जो कि सी ऑप्शन पर लिखा हुआ है। तो हम यहाँ पर टिक करेंगे। बी। तीसरा प्रश्न है,
खाली स्थान एक धातु सदृश तत्व है। धातु सदृश का मतलब होता है कि जो धातु और अधातु दोनों के गुणधर्म रखता हो। तो यहाँ पर हम देखते हैं ए ऑप्शन में एल्यूमिनियम, बी ऑप्शन में एंटीमनी, सी में जस्ता, डी में पारा। तो यहाँ पर एंटीमनी इसका सही ऑप्शन है, तो हम यहाँ पर क्लिक करेंगे। चौथा है धातु सदृश तत्वों में, अभी अभी जैसे कि मैंने आपको बताया कि धातु सदृश जो तत्व होते हैं उसमें खाली स्थान के गुणधर्म पाए जाते हैं। तो आपको ध्यान में रखना है कि धातु सदृश जो होते हैं उसमें धातु तथा अधातु दोनों ही गुणधर्म पाए जाते हैं, इसलिए सी ऑप्शन यहाँ पे सही होगा। ठीक है, उसके बाद में पांचवा वाला जो प्रश्न है, खाली स्थान विद्युत धारा का उत्तम चालक है। तो यहाँ पर सही ऑप्शन बी है ग्रेफाइट। तो हम इसको यहाँ पर हमें चुनना है और पर्याय क्रमांक को हम बी को हमें लिखना है ग्रेफाइट। ठीक है, ग्रेफाइट विद्युत धारा का उत्तम चालक है। उसके बाद छठा प्रश्न है कि खाली स्थान सामान्य तापमान पर द्रव अवस्था में होता है। तो यहाँ पर आप देखते हैं कि सामान्य तापमान पर द्रव अवस्था में क्या होता है, पारा। सामान्य तापमान पर जो है वो पारा होता है, इसीलिए द्रव अवस्था सामान्य तापमान पर द्रव अवस्था में क्या होता है, पारा। तो हम पारा जो डी ऑप्शन है उसको हम क्लिक करेंगे। उसके बाद सातवां प्रश्न है उभयधर्मी खाली स्थान या उभयधर्मी ऑक्साइड है। तो उभयधर्मी ऑक्साइड के लिए यहाँ पर जो सही ऑप्शन है जिंक ऑक्साइड, सी वाला, ये उभयधर्मी ऑक्साइड है, जिंक ऑक्साइड। ठीक है, आठवां प्रश्न है खाली स्थान अम्लीय गुणधर्मों वाला ऑक्साइड है। तो यहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड जो है बी वाला ऑप्शन, ये अम्लीय गुणधर्म वाला ऑक्साइड है। उसके बाद नौवा जो है, नौवा प्रश्न में हम देखेंगे खाली स्थान एक क्षारकीय गुणधर्म वाली ऑक्साइड है। तो यहाँ पर पोटेशियम ऑक्साइड जो है ये बी वाला ऑप्शन, ये सही है, क्षारकीय गुणधर्म वाला ऑक्साइड है, इसलिए यहाँ पर हम K2O लिखेंगे, डी वाला ऑप्शन। 10वां वाला है रेडॉक्स अभिक्रिया का क्या अर्थ है। अभी आपको पता है कि रेडॉक्स अभिक्रिया में ऑक्सीकरण और अपचयन दोनों एक साथ, दोनों अभिक्रिया जो है वो एक साथ घटित होती है, इसीलिए इसको हम रेडॉक्स अभिक्रिया कहते हैं। इसलिए यहाँ पर डी वाला जो ऑप्शन है वो आएगा और ये हम यहाँ पर इसका सही पर्याय क्रमांक लिखेंगे। उसके बाद 9वां लेसन है कार्बनिक यौगिक। इसमें देखते हैं पहला जो प्रश्न है, एक ही तत्व के परमाणुओं में परस्पर बंध निर्मित होने पर श्रृंखला तैयार करने के गुणधर्म को क्या कहते हैं। तो यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा है और दे रहा होगा ऑप्शन ए में श्रृंखलन, ऑप्शन बी में बहुलीकरण, ऑप्शन सी में निर्जलन, ऑप्शन डी में समावयता। ठीक है, तो यहाँ पे श्रृंखलन ये सही ऑप्शन है, तो हम यहाँ पर श्रृंखलन पर हम क्या करेंगे, ये पर्याय चुनेंगे। दूसरा प्रश्न है यहाँ पर अल्केन कुल की सजातीय श्रेणी में किन्हीं दो क्रमिक यौगिकों के परमाणु द्रव्यमानों में खाली स्थान का अंतर होता है। तो यहाँ पे 14 म्यू का क्या होता है, अंतर होता है। तो यहाँ पे हम सी वाला ऑप्शन क्लिक करेंगे। उसके बाद में तीसरा जो प्रश्न है, रिक्त स्थान के कारण वनस्पति तेल का घी में रूपांतरण होता है। तो यहाँ पे जो इसका सही ऑप्शन है, पहला ऑप्शन जो दिया है, सर दिखाई नहीं दे रहा है। अच्छा, हाइड्रोजनीकरण बी दिखाई वाला नहीं दे ऑप्शन रहा है। दिखाई नहीं दे रहा है, दे एक रहा सेकेंड, अभी अभी दिख रहा है क्या, हेलो,
नहीं सर। नहीं दिखाई दे रहा है? ओके, एक मिनट। सभी को नहीं दिखाई दे रहा है क्या? सभी को? हाँ सर दिखाई दे रहा है। हाँ, तो यहाँ पे तीसरा जो प्रश्न मैं पढ़ा था अभी कि खाली स्थान के कारण वनस्पति तेल का वनस्पति घी में रूपांतरण होता है, तो किसके कारण होता है? ऑप्शन ए में दिया है हाइड्रोजनीकरण, उसके बाद में बी वाला ऑप्शन दिया है क्लोरीनीकरण, सी वाला निर्जलीकरण और डी वाला दिया है बहुलीकरण। ठीक है, तो यहाँ पे जो सही ऑप्शन है वो ए है, हाइड्रोजनीकरण के कारण वनस्पति तेल का वनस्पति घी में रूपांतरण होता है। उसके बाद में चौथा वाला जो प्रश्न है वो दिया है रिक्त स्थान द्वारा कार्बन ब्लैक यानी कि काजल प्राप्त होता है, तो ये जो काजल जो प्राप्त होता है वो मीथेन मीथेन यानी कि CH4 इससे प्राप्त होता है। यहाँ पर ऑप्शन ए दिया है मीथेन, बी में दिया है इथीन, सी में दिया है प्रोपेन और डी में दिया है ब्यूटेन। तो इस प्रकार से यहाँ पे जो सही ऑप्शन है वो मीथेन है। हम इस मीथेन वाले मीथेन से क्या होता है? कार्बन ब्लैक यानी कि काजल प्राप्त होता है। पांचवा दिया है अल्कीन का सामान्य अणुसूत्र क्या है? तो यहाँ पे ए ऑप्शन में जो CnH2n जो दिया है, मतलब का यहाँ पर एन का मतलब यहाँ पे जितने कार्बन की संख्या है वो यहाँ पर लिखा गया है पहले, उसके बाद में H2n लिखा है यानी कि कार्बन की संख्या, और ये दो के साथ में हम गुना करेंगे तो उसमें हाइड्रोजन की संख्या भी हमें मिल जाएगी। तो यहाँ पर ए वाला ऑप्शन जो है वो सही है। तो यहाँ पर CnH2n ये अल्किन का सामान्य अणुसूत्र है। ठीक है, इस पर हम इस पर्याय क्रमांक को हम लिखेंगे। छठा प्रश्न है पैराबैंगनी किरणों के संपर्क में क्लोरीन के साथ मीथेन की अभिक्रिया को क्या कहते हैं? तो यहाँ पे पहला ए ऑप्शन में दिया है ताप अपघटन, बी वाला ऑप्शन दिया है एलिमिनेशन अभिक्रिया, तीसरा ऑप्शन दिया है प्रतिस्थापन अभिक्रिया, डी वाला ऑप्शन दिया है संकलन अभिक्रिया। तो यहाँ पे सी वाला जो दिया है प्रतिस्थापन अभिक्रिया, ये सी वाला ऑप्शन आएगा, इसे हम चुनेंगे। उसके बाद में आठवां प्रश्न दिया है सातवां प्रश्न अल्काइन का सामान्य सूत्र। इसके पहले हमने अल्किन का देखा था, अभी यहाँ पे अल्काइन का। तो यहाँ पे अल्काइन का सामान्य सूत्र जो है, अणुसूत्र जो है वो CnH2n-2 यानी कि सी वाला ऑप्शन है। यहाँ पर हम क्या करेंगे? क्लिक करेंगे या हम इसे चुनेंगे। ठीक है, उसके बाद आठवां जो प्रश्न है एथिन हाइड्रोकार्बन एथिन हाइड्रोकार्बन के दो कार्बन परमाणुओं में अभी कितने बंध होते हैं? आपको पता है एक हरा बंध को हम अल्किन के नाम से हम जानते हैं, और दोहरा बंध को एथीन और तीसरा बंध हो तो इथाइन। तो यहाँ पे एथीन दिया है, एथीन हाइड्रोकार्बन, ये आठवां वाला प्रश्न है। आठवें वाले प्रश्न में पढ़ रहा हूँ मैं। एथीन हाइड्रोकार्बन के दो कार्बन परमाणु में कितना बंध होता है? दोहरा बंध होता है। यहाँ पर बी वाला ऑप्शन सही होगा। उसके बाद नौवां प्रश्न जो है जिन कार्बनिक यौगिक में दोहरा अथवा तीहरा बंध होता है उन्हें क्या कहते हैं? तो हाइड्रोकार्बन के दो प्रकार हैं या यौगिक यहाँ पर बताए गए, एक संतृप्त हाइड्रोकार्बन और एक असंतृप्त हाइड्रोकार्बन। तो जिस हाइड्रोकार्बन में दोहरा अथवा तीहरा होता है उसे असंतृप्त हाइड्रोकार्बन कहते हैं। तो यहाँ पर जो डी वाला ऑप्शन है वो यहाँ पर हमें लिखना होगा। उसके बाद में हम देखते हैं 10वां वाला जो प्रश्न है C7H16
ये यहाँ पर आपको स्पष्ट नहीं दिखाई दे रहा होगा। C7H16 खाली स्थान है, रिक्त स्थान है। तो यहाँ पे आपको क्या है, अभी कार्बन की संख्या 7 लिखी हुई है, तो आपको पता है 7 को जो यहाँ पर जो नाम दिया गया है वो हेप्टेन है, क्योंकि एक रहा तो हम मिथ बोलते हैं, 2 रहा तो ईथ बोलते हैं, 3 रहा तो पॉप बोलते हैं। तो ये जो नाम दिए गए हैं कार्बन की संख्या को, तो यहाँ पर 7 कार्बन दिखाई दे रहे हैं। तो यहाँ पे जो ऑप्शन दिया है, पहला ए ऑप्शन में हेक्सेन, बी ऑप्शन में ऑक्टेन, सी ऑप्शन में मीथेन, डी ऑप्शन में हेप्टेन। तो यहाँ पे 7 अगर कार्बन हो तो उसको हम हेप्टेन कहेंगे। तो यहाँ पे हेप्टेन पे हमें क्या करना है, क्लिक करना है। 11वां जो प्रश्न है, क्रियात्मक समूह। अभी क्रियात्मक समूह यहाँ पर दिया गया है सी, यहाँ पे डबल बॉन्ड O और OH को क्या कहते हैं। तो यहाँ पर जो आपको पता है कि अल्कोहल, एल्डिहाइड, कीटोन्स और कार्बोक्सिलिक अम्ल ये जो है क्रियात्मक समूह है। तो इसमें से जो हमें दिखाई दे रहा है ये संरचना सूत्र, वो कार्बोक्सिलिक अम्ल का है। तो यहाँ पे डी वाला ऑप्शन, जो डी वाला ऑप्शन है वो यहाँ पर सही है, तो हम यहाँ पर इसे चुनेंगे। ठीक है। उसके बाद 12वां प्रश्न है, पेंटेन C5H12 यौगिक में खाली स्थान समजात यौगिक होते हैं। तो यहाँ पे ऑप्शन ए में 2, ऑप्शन बी में 4, ऑप्शन सी में 1 और ऑप्शन डी में 3। तो यहाँ पे कितने समजात यौगिक होते हैं, 3। तो हम क्या करेंगे, 3 यहाँ पे जो डी ऑप्शन में 3 लिखा है उसे हम चुनेंगे। ठीक है। उसके बाद 13वां प्रश्न दिया है कि खाली स्थान में अल्कोहलिक क्रियात्मक समूह है। तो यहाँ पे अल्कोहलिक का मतलब होता है OH जहाँ लगा हुआ दिखाई देता है वो अल्कोहल का है, अल्कोहल होता है। तो यहाँ पर सभी ऑप्शन में हम देख रहे हैं ए में, बी में और सी में, यहाँ पर तीनों ही इसमें हमें OH दिख रहा है हमें। तो हम दिए गए सभी विकल्प को चुनेंगे और यहाँ पे डी वाला जो ऑप्शन है वो सही होगा। ठीक है। उसके बाद में यहाँ पर देखते हैं 14 वाला प्रश्न, ऑक्सीजन के अणु में 2 कार्बन परमाणुओं के मध्य खाली स्थान बंद होता है। कौन सा बंद होता है, एक कह रहा होता है कि सॉरी, यहाँ पे ऑप्शन ए में दोहरा लिखा है, ऑप्शन बी में एकल लिखा है, सी में तिहरा और डी में आयनिक। तो कौन सा होता है, दोहरा होता है। तो हम दोहरे वाले को हम चुनेंगे। ठीक है। 15वां प्रश्न है यहाँ पर, इथेनोइक अम्ल की गंध कैसी होती है, सौम्य होती है, तीव्र होती है, सड़े हुए अंडे की तरह होती है, या विनेगर या सिरके के जैसे होती है। तो इथेनोइक अम्ल की जो गंध होती है वो विनेगर, सिरके जैसे होती है। हम इस यहाँ पर हम क्या करेंगे, इसे चुनेंगे, डी वाले ऑप्शन को। ठीक है। 16वां प्रश्न है, इथेनोइक एसिड का अनुसूत्र क्या है। इथेनोइक का COOH है। तो यहाँ पर हमें कहाँ पर दिखाई दे रहा है, ऑप्शन ए में। तो हम ऑप्शन ए को चुनेंगे। ठीक है। उसके बाद में 17वां प्रश्न, जो कि 90 लेसन का लास्ट प्रश्न है, आखिरी महत्वपूर्ण प्रश्न है, निम्न संरचना सूत्र किस कार्बनिक यौगिक का है। तो यहाँ पर हम देखते हैं, यहाँ पर आपको क्या दिखाई दे रहा है, कितने कार्बन की संख्या दिखाई दे रही है, 6, और हाइड्रोजन की संख्या भी 6। तो C6H6 ये बेंजीन का होता है। तो यहाँ पे ऑप्शन ए में आप देखोगे कि आपको कपूर लिखा हुआ है, बेंजीन लिखा हुआ है, स्टार्च लिखा हुआ है, ग्लूकोज लिखा हुआ है। इसमें से C6H6 ये किसका अनुसूत्र है, बेंजीन का। तो हम
बेंजीन को क्या करेंगे, चूज करेंगे। ठीक है, अगला जो पार्ट है अंतरिक्ष अभियान। इस अंतरिक्ष अभियान से जो 2 प्रश्न हैं, महत्वपूर्ण प्रश्न, प्रश्न क्रमांक 1 और यहाँ पर मैंने दो ही प्रश्न लिए हैं यहाँ से। तो पहला प्रश्न है, निम्न में से पृथ्वी की निम्न भ्रमण कक्षा लियो मतलब लो अर्थ ऑर्बिट का उपग्रह कौन सा है? तो यहाँ पे ऑप्शन ए में दिशादर्शक उपग्रह, भूस्थिर उपग्रह, सी वाला ऑप्शन है अंतरराष्ट्रीय अवकाश स्टेशन और डी वाला है उपर्युक्त सभी। मतलब यह आपको पता है कि पृथ्वी की जो भ्रमण कक्षा है वो 3 तरह से हम देखते हैं उसको, उच्च भ्रमण कक्षा, मध्य भ्रमण कक्षा और एक होता है निम्न भ्रमण कक्षा। ठीक है, ये तीनों भ्रमण कक्षा की जो ऊंचाई होती है वो अलग-अलग होती है। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि जो निम्न भ्रमण कक्षा का जो उपग्रह है वो है अंतरराष्ट्रीय अवकाश स्टेशन। ठीक है, तो यहाँ पे सी वाला जो ऑप्शन है वो सही है, इस पर हम क्या करेंगे, क्लिक करेंगे। अभी यहाँ पर दूसरा प्रश्न है, भूस्थिर उपग्रह को पृथ्वी के चारों ओर एक परिक्रमा पूर्ण करने के लिए लगभग कितने घंटे लगते हैं? तो ऑप्शन ए में दिया है 10, ऑप्शन बी में दिया है 6 घंटे, ऑप्शन सी में दिया है 12 घंटे और ऑप्शन डी में दिया है 24 घंटे। तो यहाँ पर भूस्थिर उपग्रह को पृथ्वी के चारों ओर एक परिक्रमा पूर्ण करने के लिए लगभग 24 घंटे लगते हैं। तो इस प्रकार से आप यहाँ पर जो मैंने बताया ये महत्वपूर्ण बहुपर्यायी प्रश्न है, इसके आधार पर आप अपनी तैयारी कर सकते हैं और बहुत यानी ये जो 5 अंक वाला जो प्रश्न होता है इससे बहुत ही आसानी से आप 5 अंक प्राप्त कर सकते हैं। थैंक यू। हाय सर। अभी आपको ये जो प्रश्न क्रमांक 1 इस प्रश्न में अगर आपको कुछ कंफ्यूजन लग रहा है कि इसमें कुछ सवाल आप पूछना चाहे तो पूछ सकते हैं। हो सर। किसी को कुछ क्वेश्चन पूछना है तो आप लोग पूछ सकते हो। नो सर, नो सर। नो सर। ओके, धन्यवाद सर जी। थैंक यू सर, थैंक यू स्टूडेंट्स, थैंक यू सर।